हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज दर्पण। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया है, आज स्टार्ट करेंगे दर्पण। चलिए देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है? वह पालिश एवं चमकदार तल जिसपे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। वह पालिश एवं चमकदार तल जिसपे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं। यह कोई दर्पण है। इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, इसे अभिलंब कहते हैं या फिर परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोल दीजिए या फिर दर्पण बोलिए, इसको अभिलंब कहते हैं। ये क्या है? अभिलंब। तो दर्पण किसे कहते हैं? वह पालिश एवं चमकदार तल, वह पालिश एवं चमकदार तल जिसपे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। वह पालिश एवं चमकदार तल जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। वह पालिश एवं चमकदार तल जिस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। चलिए अब देखते हैं क्या समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किसी समतल पृष्ठ से होता है, जिस दर्पण में किसी प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिस पर पड़ने वाली प्रकाश का
परावर्तन किसी समतल तल से होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। आइए डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, क्योंकि ये क्या सीधी है और समतल है। इस पे पड़ने वाली प्रकाश की किरणें किस तल से परावर्तित होती हैं? समतल तल से। समतल तल से क्या होती है? परावर्तित होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। अब देखते हैं क्या समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब के प्रकार। तो आइए देखते हैं। हेडिंग रहेगी क्या? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखेंगे केस फर्स्ट या टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि समतल दर्पण में किसी मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मनुष्य के प्रतिबिंब की आधे दर्पण की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के आधी लंबाई की दर्पण होती है। आइए डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए क्या ये कोई एक वस्तु है, ये कोई एक क्या है? वस्तु है या व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई की आधी लंबाई की दर्पण की क्या पड़ती? आवश्यकता पड़ती है। यह एक क्या है? दर्पण है। यह एक क्या है? दर्पण है। इस व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई की आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं। व्यक्ति यहां से देख रहा है, ठीक है, तब जाके अपना क्या पूर्ण प्रतिबिंब देखेगा। चलिए अब देखते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब व्यक्ति के बराबर बनता है। आइए देखते हैं।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। आइए डायग्राम देखते हैं। यह एक क्या है, समतल दर्पण है। कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रतिबिंब समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है। यह एक क्या है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है। अब व्यक्ति का प्रतिबिंब क्या है, इतना है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में व्यक्ति के बराबर बनता है। ठीक है, व्यक्ति का प्रतिबिंब समतल दर्पण में व्यक्ति के बराबर बनता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेक से आता है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेक से आता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण की ओर टू विवेक से आता है। आइए देखते हैं क्या करा। यदि कोई व्यक्ति, यह एक क्या है, समतल दर्पण है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर विवेक से आता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण की ओर किस वेग से आती है, टू वी वेग से आती है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु समतल दर्पण की ओर विवेक से आता है, तो व्यक्ति या वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ओर टू विवेक से आता है। अगर कोई व्यक्ति भागता हुआ दर्पण की ओर विवेक से जाता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण की ओर टू विवेक से आता है। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए कि अगर मान लीजिए कोई क्या है, एक दर्पण है और कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से, कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की ओर आता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण की ओर टू विवेक से, अर्थात 2 गुणित 4 बराबर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की ओर आएगा। चलिए देखते हैं टाइप फोर्थ क्या कहता है। समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति या वस्तु दर्पण से विवेक से पीछे हटता या दूर हटता है, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब टू विवेक से दूर हटता है। टाइप 4
यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से विवेग से दूर हटता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब टू विवेग से दूर हटता है। डायग्राम देखेंगे। यह एक क्या है, समतल दर्पण है और यह कोई व्यक्ति है और यह क्या करे, समतल दर्पण से दूर हट रहा है। किधर हट रहा है, दूर हट रहा है। किस वेग से, v वेग से। तो व्यक्ति का प्रतिबिंब की क्या होगा, दर्पण से v टू v वेग से, किसने, टू v वेग से क्या होगा, दूर हटेगा। चलिए देखते हैं टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ क्या कहता है कि किसी समतल दर्पण को यदि थीटा कोण घुमा दिया जाए, यदि थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाती है। आइए डायग्राम देखते हैं। यह कोई क्या है, समतल दर्पण है। यह क्या करे, थीटा कोण घूम जाती है। किधर, थीटा कोण ये क्या करती है, घूम जाती है। जब दर्पण थीटा कोण क्या होती है, घूम जाती है इस साइड में, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब या पड़ने वाली किरण का परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाती है। और मान लीजिए इस पर कोई किरण पड़ती है, दर्पण कितना घूमता है, थीटा कोण। तो व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना घूमता है, टू थीटा कोण। कितना, टू थीटा कोण। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब टू थीटा कोण घूम जाता है। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाता है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब टू थीटा कोण घूम जाता है। आइए टाइप देखते हैं 6। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर स्थित होगा। जैसे देखिए डायग्राम में, यह एक क्या है, समतल दर्पण है और कोई वस्तु, यहां से मान लीजिए कोई वस्तु या व्यक्ति x मीटर की दूरी पे स्थित है। कितने मीटर की दूरी पे, x मीटर की दूरी पे स्थित है। तो व्यक्ति का प्रतिबिंब भी दर्पण से x मीटर की दूरी पर स्थित होगा। व्यक्ति का प्रतिबिंब भी दर्पण से x मीटर की दूरी पर स्थित होगा। आइए परिभाषा देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति
समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर स्थित है तो व्यक्ति का प्रतिबिंब भी दर्पण से x मीटर की दूरी पर स्थित होगा। चलिए देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 क्या करता है? यदि किसी दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उसके बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा? आइए देखते हैं। यदि किसी दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/θ माइनस 1 होगा। 360/θ माइनस 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि दो समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। तो संख्या बताने के लिए क्या करना होगा? n बराबर 360/θ माइनस 1। n बराबर 360/θ माइनस 1। इस फार्मूले को लगाएंगे तो n बराबर 360/θ का मान कितना है? 30 है। माइनस 1 इसको करिए, 0 से 0 कट गया, 3 1 का 3, 12 36। तो n बराबर हो जाएगा क्या? 12 माइनस 1 अर्थात n बराबर 11। ये क्या है? प्रतिबिंब होंगे। n बराबर 12 माइनस 1। चलिए अब देखते हैं क्या 8वां टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 क्या कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी
अनंत होती है। चलिए अब देखते हैं क्या गोली दर्पण। गोली दर्पण गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसका एक पृष्ठ रेड लेड से पॉलिश किया हो, जिसका एक पृष्ठ रेड लेड से पॉलिश किया हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम। यह कोई एक कांच का खोखला गोला है। यह कोई एक कांच का खोखला गोला है और इसके दोनों किनारों को क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। दोनों किनारों को क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। इसको क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। एक को बाहर की तरफ से कलई कर दिया गया है और एक को अंदर की तरफ से। इसी को कहते हैं क्या? गोली दर्पण। आइए परिभाषा देखते हैं। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसको कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जिसका एक पृष्ठ रेड लेड से पॉलिश अर्थात कलई किया होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आइए देखते हैं गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। आइए देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी दबे हुए पृष्ठ से होता है तो उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। आइए डायग्राम देखते हैं। यह गोले का कटा हुआ एक क्या है, भाग है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन किस पृष्ठ से हो रहा है, दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ये क्या है, अभिलंब है। यहां लिखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ या तल से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ या तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं दर्पण का ध्रुव। पोल
पोल किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का या गोली दर्पण का पोल या ध्रुव कहते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ। यह क्या है? एक दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हेडिंग डालिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वक्रता त्रिज्या डायग्राम देखते हैं। यह कोई गोला था, इस गोले को काट के निकाला गया है, तो गोले की जो त्रिज्या थी उस गोले की त्रिज्या को उसका क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आइए देखते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं। यह क्या हमारा दर्पण है? यह दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल है। दर्पण के ध्रुव तथा उसके त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए देखते हैं। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट पार्ट में। उसमें हम बात करेंगे दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें आपसे प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू।